वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 27 पैसेज के सेकंड पार्ट के अंदर। देखो, पैसेज का जो फर्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 26, उसके अंदर हमने सारे पैसेज के जितने भी बेसिक टर्म्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें सारे जो मैंने बेसिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं पैसेज के। तो उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो देखना पहले ज़रूरी है। ठीक है। और इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है। तो बेसिकली अभी हम 4 लेक्चर में करने के वाले हैं, जैसा कि मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया था कि आप जो है मैं पोल करूंगा, वो मैंने किया था टेलीग्राम चैनल पे। तो उसमें 70% से प्लस लोगों का यही मानना था कि आप बाईलैंग्वेज चलिए, जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर किया था, क्योंकि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे। तो 2/3 मेजोरिटी से ये चीज़ हो गई है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या कि लगभग 7-8 क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने वो ढूंढे हैं जिनसे कुछ सीखने को मिले आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल डिस्कस करें और आगे बढ़े, बल्कि इसके अंदर से हम क्या पॉइंट उठा सकते हैं जो हम ध्यान रखें आगे पैसेज सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सेम पैसेज तो नहीं आने वाला ना आगे, बल्कि इसके अंदर जो कंसेप्ट छुपा हुआ है, जो पूछने का तरीका है, वो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। यूपीएससी की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि यूपीएससी कितना क्या एक्सपेक्ट करता है पैसेज वाले क्वेश्चन के अंदर एक कैंडिडेट से। ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। The poverty line is quite unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India। यानी इंडिया के अंदर जो गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, उसकी कमी बताने से शुरू करा है कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री है जब हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के प्रसार के बारे में कि वो कहाँ तक है। ठीक है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन ऑफ हु इज पुअर, यानी क्या कह रहा है, हु इज पुअर, कौन गरीब है, उसकी जो डेफिनेशन है ना वो बहुत नैरो है। एंड द डिबेटेबल मेथोडोलॉजी यूज टू काउंट द पुअर। सिर्फ यही नहीं, इन दो रीजन की वजह से नहीं है कि केवल एक तो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा नैरो है और जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, बल्कि यानी कि मेन चीज़ यहाँ है ऑल्सो बिकॉज ऑफ ए मोर फंडामेंटल अजम्पशन अंडरलाइंग इट। यानी क्या कह रहे हैं कि जो आपका पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है ना इंडिया का, उसमें ये कमी तो है ही कि डेफिनेशन बहुत नैरो है और जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत डिबेटेबल है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ जो है ना वो है फंडामेंटल अजम्पशन, जो मूल विचार, जो मूल पूर्ण धारणा जिसके आधार पर वो आधारित है। इट एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन द नोशन ऑफ पॉवर्टी एज इनसफिशियंट इनकम और इनसफिशियंट परचेजिंग पावर। यानी कि वो पॉवर्टी को किस तरीके से मानता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली, या तो कहता है कि इनकम इनसफिशियंट हो, आपने पढ़ा होगा जीएस के अंदर पॉवर्टी लाइन के बारे में कि जो है ये पर्टिकुलर अमाउंट से कर अगर आप कम, अगर आप डेली खर्च करते हो या डेली कमाते हो, या इतने कैलोरी से कम अगर आप फूड कंज्यूम करते हो तो आप पुअर हो, सिर्फ इतनी सी बात करता है। ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि जो फंडामेंटल अजम्पशन है इसका कि सिर्फ इनसफिशिएंट इनकम और इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर को ही ये कंसीडर करता है, वो दिक्कत वाली बात है पॉवर्टी लाइन में। वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इट इनकम पॉवर्टी, कि जो इंडिया की पॉवर्टी लाइन है उसको तो हमें केवल इनकम पॉवर्टी पॉवर्टी कहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक एस्पेक्ट को ले रहा है, इनकम वाले को। इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट डेप्रिवेशंस अफेक्टिंग ह्यूमन वेलबींग, अगर पॉवर्टी जो है वो मानव को प्रभावित करने वाले वंचना यानी डेप्रिवेशंस है, देन इनकम पॉवर्टी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। यानी अगर मैं बोलूँ पॉवर्टी एज ए ब्रॉड टर्म कि वो सिर्फ वो क्या है, डेप्रीवेशन है ह्यूमन वेलबींग के लिए, तो उसमें अगर इनकम अगर आपकी कम है तो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट ही तो हुआ, बाकी एस्पेक्ट भी पॉवर्टी के हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में केवल एक एस्पेक्ट को ही ध्यान दिया जाता है, वो है इनकम वाली को। पोवर्टी ऑफ अ लाइफ। ठीक है। अब एक नया टर्म लेके आए हैं सर, पोवर्टी ऑफ ए लाइफ इन ओवर व्यू लाइज not merely in the improvised state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunities given by the social constraints as well as personal circumstances to choose अदर टाइप्स ऑफ लिंक। मैंने क्या कह रहा है कि अगर मैं बोलूँ पॉवर्टी ऑफ लाइफ, एक टर्म इसने बोली और उसको अपने अनुसार उसको परिभाषित किया। क्या बोला कि पॉवर्टी ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं कि जिस स्थितियों में आदमी जी रहा है, बल्कि जो रियल अपॉर्चुनिटी यानी जो सोशल कंस्ट्रेंट्स है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके बेस पर हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल पा रही हैं, और जो हमारे पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, उसके आधार पर हम कितना सिलेक्शन कर पा रहे हैं, कितने हमें अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, उसको वो बोल रहा है पॉवर्टी ऑफ लाइफ। Even the relevance of low incomes and merged positions and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relates ultimately to the role in curtailing capabilities, i.e., their role in severely restricting the choices people having
टू लीड वेरिएबल एंड वैल्यूड लाइफ। मतलब क्या कह रहे हैं कि निम्न आय की प्रासंगिकता, अपने पास कम चीजों का होना और वे अन्य पहलू भी जिन्हें मानक के रूप में आर्थिक निर्धनता के रूप में देखा सकता है, अंतोतगतवा सामर्थ्य करने। मतलब कितना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दिया है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थात जिन चीजों के विकल्प चुनने से लोग विविधतापूर्ण मूल्यवान चीजें, कुल मिला के कुछ भी नहीं है, कि जो इनकम बेस्ड प्रॉपर्टी है ना, उसकी ही बात कर रहा है, जो पहले भी वो कह चुका, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या है कि जैसे कई बार क्या इतने कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है तो उसमें इतना ज़्यादा घुसना नहीं है, एक दो बार पढ़ना है, फिर क्वेश्चन देखने की अच्छा कहीं क्वेश्चन इससे लिंक हो रहा है तो फिर इसको वापस पढ़ूँ मैं और समझूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाई इज द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट पुअर डिबेटेबल, ठीक है। वही क्वेश्चन बताना है कि भाई जो इंडिया में मेथोडोलॉजी अभी अपनाई जाती है ना पुअर को काउंट करने की, वो डिबेटेबल क्यों है। तो क्वेश्चन पढ़ते को समझ में आ गया कि जो हम केवल इनकम की बात कर रहे हैं ना पॉवर्टी के अंदर, उसको लेकर ही है। देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कंस्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन। ऐसा कंफ्यूजन की बात करी इसने, ऐसा कोई कंफ्यूजन की बात नहीं करी। देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन द कंडीशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर। रूरल और अर्बन पुअर में जो अलग अलग कंडीशन है उनकी भी कोई बात नहीं हुई ऊपर, बल्कि पॉवर्टी लाइन केवल इनकम पर बेस्ड है, इस पर है। देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पॉवर्टी। ग्लोबल की तो बात ही नहीं हुई, ठीक है, हम इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं, यानी सी भी गलत। इट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ पॉवर्टी एज मेयर्स इनकम और बाइंग कैपेसिटी। यही तो कह रहा है वो, साफ साफ लिखा हुआ था कि इनकम और परचेजिंग पावर के बेस पर ही आपकी पॉवर्टी लाइन है, यही आपकी फंडामेंटल गलती है, ठीक है। तो ये आराम से आपको सामने आंसर दिख गया, तीन ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए और डी आपका आंसर हो गया इस पर। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी पैसेज पे बेस्ड है। व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। ये भी बता दिया था साफ साफ पेजेस के अंदर कि इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक मेजर क्यों है, क्योंकि जो ये ओवरऑल पॉवर्टी है उसका केवल एक ही बात बता रहा है, इट टॉक्स ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। यही साफ बात तो साफ साफ लिखी हुई थी कि जितने भी डेप्रिवेशंस हैं, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था ना कि जितने भी डेप्रिवेशन है उसका सिर्फ एक आस्पेक्ट है, ये रहा, इनकम पॉवर्टी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट, जितने भी डेप्रिवेशन है, तो नहीं इसका आंसर यही होना चाहिए। पर उसके अलावा भी हम और पढ़ लेते हैं। अदर डेप्रिवेशन इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विथ लैक ऑफ परचेसिंग पावर, ठीक है। तो इसका इस स्टेटमेंट से कोई मतलब ही नहीं हुआ कि इनकम पॉवर्टी सिर्फ वन मेजर क्यों है, तो अदर डेप्रिवेशन का परचेसिंग पावर से लेना देना नहीं है, तो ये तो बल्कि उल्टा स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। इनकम पॉवर्टी इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसी भी कोई बात पैसेज में भी नहीं है और जो क्वेश्चन की टोन है उससे मैच भी नहीं हो रहा। इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी भी कोई बात नहीं कि सिर्फ एक ही समय पे आके आय निर्धनता रोकती है, बल्कि ये कहता है कि जितने भी डेप्रिवेशन है उसका सिर्फ एक जो है एक काइंड ऑफ डेप्रिवेशन है, यानी कि एक ही प्रकार का वंचन की बात करता है इनकम प्रॉपर्टी। इसके अलावा भी अलग वंचन होते हैं, इसके अलावा भी डेप्रिवेशन और हो सकते हैं, तो ए इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्डली हो गया। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ लाइफ। अब आपने पढ़ा था ना बीच में कि पॉवर्टी ऑफ लाइफ की डेफिनेशन बताई थी इन्होंने, क्या बताई थी कि सोशल कंस्ट्रेंट्स और पर्सनल सर्कमस्टांसिस से हमें अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है, तो इस तरह की बात होनी चाहिए। All deprivation in a human life which stem not only from lack of income but lack of real opportunities, ठीक है। मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से हो सकती है, तो यही बात है, अवसरों की ही वो बात कर रहा था, तो पॉसिबल आंसर है। अभी इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। इम्प्रोवाइज्ड स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन, फिर वही बात, रूरल और अर्बन एरिया में कोई बात नहीं हुई, ठीक है, रूरल अर्बन की कोई बात नहीं हुई, अलग अलग। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस पॉसिबल है, विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में जो अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं, एक पॉसिबल आंसर है। material as well as non material deprivation in human life which restricts human choice permanently। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, material और non material deprivation और permanently कोई बात नहीं हुई, यानी अब दो प्रोबेबल आंसर है मेरे पास, ए और सी। देखो ए वाला क्या कह रहा है, फिर से आते हैं ए और सी पे। ऑल डेप्रिवेशन इन ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। एक तो ये है कि सिर्फ इनकम की कमी से नहीं बल्कि रियल अपॉर्चुनिटीज की कमी, जो कि मेन टोन है पैसेज का, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस, देखो सी गलत नहीं है, सी वाला ऑप्शन गलत क्यों नहीं, क्योंकि पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से जो है वो इसने बिल्कुल बोला है। लेकिन अगर मैं पूरी डेफिनेशन बोलूं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ पर्सनल सर्कमस्टांसेस की बात थोड़ी कर रहा है, सोशल कंस्ट्रेंट्स की भी बात कर रहा है, और वो यही कह रहा है कि सिर्फ इनकम की नहीं बल्कि इनकम कमी से वजह नहीं, और भी जो रियल अपॉर्चुनिटीज हमारी मिस हो रही हैं वो भी जो है
पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ की पार्ट है, यानी सी गलत तो नहीं है, पर मोर करेक्ट कौन सा है, ए है, क्योंकि ये ज़्यादा किसी हम कहें ब्रॉड है, जो कि पूरे पैसेज के मीनिंग को शामिल कर रहा है, ठीक है ना। सी जो है उसमें केवल एक पार्ट को बता रहा है, तो सी को हम अभी देखेंगे, तो मोर करेक्ट के हिसाब से ए हो जाएगा। तो यहीं पे है, ऐसे क्वेश्चन ही देने चाहिए यूपीएससी को, ठीक है, जहां पर आप एटलीस्ट दो ऑप्शंस पे कंफ्यूज हो जाए और उसके बाद आप उसमें डिसीजन कर पाए, ठीक है। जहां पे तीनों कट जाते हैं वो तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। बल्कि ना एग्जाम में करना यही है, आपको मैंने बताया था, सबसे पहले जो गलत दिख रहे हैं उनको हटा दो, फिर जैसे ही दो या तीन ऑप्शन बचे फिर उसमें आप सोचो कि मोर करेक्ट कौन सा हो सकता है, और हमेशा ब्रॉड सोचो कि जो चीज़ पूछी है उसे डायरेक्टली कौन सा रिलेट कर रहा है और ज़्यादा ब्रॉड कौन सा है, ठीक है। इन जनरल टर्म्स यही रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। 4, 2 और 3 जनरेशंस पास्ट, यानी कह रहा है 2 से 3 जनरेशन पास्ट गई, एवर इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन लिविंग एज वर्कर्स मेरेली, नॉट एज ह्यूमन बीइंग। क्या कह रहा है, पिछली 2-3 पीढ़ी से जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है ना, वो केवल और केवल वर्कर्स के रूप में जी रही है, ना कि मनुष्यों की तरह। यानी क्या कह रहा है कि ये आजकल की जो भागदौड़ बड़ी जिंदगी है उसकी बात कर रहे हैं, कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं और ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं जी रहे हैं, बल्कि वर्कर की तरह जी रहे हैं 2-3 पीढ़ियों से। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज रूल टुडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी, यानी कि आपको काम ही काम करना है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज रूल हो गया आजकल, काम करना मतलब एक तरह से रूल हो गया। जैसे कि अभी एक स्टेटमेंट भी आया था, आपको पता होगा कि 70 घंटे काम करना चाहिए, है ना, ऐसा करके। तो वही चीज़ से कुछ रिलेट करता हुआ टॉपिक है कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि मतलब आपको ज़्यादा काम करना है, ये रूल बन गया है। अगर कोई कम काम कर रहा है तो लगता है कि यार क्या टाइम वेस्ट कर, ठीक है। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज रूल टुडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी विद द रिजल्ट दैट मैंस स्पिरिचुअल एलिमेंट कैन नॉट थ्राइव, यानी यहाँ से अब ये इसको स्पिरिचुअल एलिमेंट की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। कि जब हम सारे काम करने लग गए पूरे पूरे दिन, तो परिणाम क्या हुआ कि आध्यात्मिक तत्व की संपन्नता नहीं हो पाती, क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी कब आएगी, जब आप शांत दिमाग से बैठ के ध्यान करोगे, और वो चीज़ का तो टाइम ही नहीं है, सारा दिन काम काम और काम। ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड हिज लिटिल लेजर इन सीरियस एक्टिविटीज। सिंपल सी बात क्या है कि गंभीर गतिविधि में तो वो लगाना नहीं चाहता अपने जो खाली टाइम है उसको, वो क्या चाहता है, भैया कुछ टाइम मिले तो घूम लें, कुछ टाइम मिले तो मूवी देख लें, ये नहीं कि हम बैठ के ध्यान कर लें, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं। ही डजेंट वांट टू थिंक, वो सोचना नहीं चाहता खाली बैठ के। और ही कैन नॉट इवन इफ ही वांट्स टू, अगर वो चाहता भी है ना, देखो आज की तारीख में अगर कोई चाहता भी है तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि लाइफ ही इतनी फास्ट है, ठीक है। ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट, यानी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देते जैसे हमें टाइम मिलता है, बल्कि हम किस पे ध्यान देते हैं, एंटरटेनमेंट पे। यार 2 घंटे हैं, एक मूवी निपटा लेते हैं, आज एक वेब सीरीज निपटा लेते हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते उस टाइम में जो हमें मिलता है। बट एंटरटेनमेंट विच वुड इनेबल हिम टू बी मेंटली आइडल, यानी और एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं और हम क्या हो जाते हैं, इससे क्या होते हैं, हम चाहते हैं मानसिक रूप से हम खाली रहें, पूरे दिन तो काम कर रहे हैं और थोड़ा टाइम मिले तो उसमें भी क्या सीरियस बातें सोचना, हम तो एंटरटेनमेंट करते हैं और अपने माइंड को एकदम लाइट करते हैं, खाली करते हैं, ये हम सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड टू फॉरगेट इज यूजर एक्टिविटीज, यानी कि डेली की जो एक्टिविटीज है हम चाहते हैं उनको भूल जाए और बढ़िया एंजॉय करें, मूवी देखें या कहीं घूमने जाए, लेकिन हम जो गंभीर चीज़ें हैं, जो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस है, मान लो इन सब के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। देयर फॉर द सो कॉल्ड कल्चर ऑफ आवर एज इज डिपेंडेंट मोर ऑन सिनेमा देन ऑन थिएटर, ठीक है। तो हम किस पे ज़्यादा है, सिनेमा पर, थिएटर पे नहीं। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ले जा रहा है इस चीज़ में कि जैसे थिएटर हुआ करते थे पहले, तो उसमें काफ़ी गंभीर बातें हुआ करती थी, लेकिन आजकल सिनेमा में क्या है, केवल मस्ती मजाक, ठीक है। वैसे इतना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मोर ऑन न्यूज़पेपर मैगजीन एंड सिनेमा स्टोरीज देन ऑन सीरियस लिटरेचर, यानी कि हम ऐसी चीज़ें पढ़ने या देखने नहीं चाहते जो कि सीरियस नेचर की हैं, जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़े, हमें स्पिरिचुअलिटी को लेकर जाए, हम वहाँ नहीं। हम तो केवल चाहते हैं कि हमारा माइंड जो है, जब इतने टाइम काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, हंसी मजाक हो जाए, ना कि हम सीरियस चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। चलो, ये पूरा पढ़ने के बाद द क्वेश्चन है, द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, अब कौन से आइडिया पर बेस्ड है, तो ये चीज़ मैंने बताई थी। तो कौन से आइडिया पर बेस्ड है, मतलब जो चीज़ इसने बोली है उसमें जो ऑथर है उसका मूल विचार क्या है, ठीक है, उसकी सोच क्या है। क्या ऑथर की सोच ये लग रही है आपको, मैं स्टूडेंट वर्क हार्ड, ऐसी कोई बात बोली इसने कि हार्ड वर्क हार्ड ही मत करो, ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। इसने तो ये बोला है कि एक तो
काम इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात इसने ये बोली कि जो फ्री टाइम आपके पास मिले उसमें आप थोड़ा सा गंभीर चीज़ों पर अध्ययन करें, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस चीज़ें देखें। द ग्रेट एविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्टेन, हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है, ये पॉसिबल है। स्टार्टिंग में इस चीज़ की बात हुई तो इसको भी हम क्रॉस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पर इससे बेटर ऑप्शन मिलता है क्या, देखते हैं। मैन कैन नॉट थिंक वेल, क्या ऑदर ये कह रहे हैं कि आदमी सोच ही नहीं सकता, क्या आदमी की जो कैपेबिलिटीज है उन पे इसने प्रश्न उठाया है? जी नहीं, उस पे प्रश्न नहीं उठाया। मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, क्या मैन के पास ये क्षमता ही नहीं है कि अपने स्पिरिचुअल वेलफेयर को केयर कर सके? तो ऐसा भी कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया हुआ है, बल्कि आजकल की स्थितियों की बात है। अब देखो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें लगता है कि चारों स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि बी वाले भी पूरी पैसेज का बेस हो सकता है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है पढ़ने से। द ग्रेट एविल ऑफ ओवर एज इज ओवरस्टेन, क्योंकि सिर्फ ओवरस्टेन की बात थोड़ी है। यहाँ पर बात ये भी है कि फ्री टाइम में हम सिनेमा और थिएटर, सॉरी, सिनेमा और मजा मस्ती मजाक ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मतलब कंप्लीटली सही नहीं है बी भी। लेकिन जब मैं कंपेयर करूंगा ए सी और डी से, तो भैया कम मोर करेक्ट तो यही दिख रहा है, क्योंकि ए सी और डी तो एकदम ही गलत है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ही डाला है कि मैं आपको ये समझा सकूँ। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको चारों ऑप्शन ही बड़े ऐसे लगेंगे कि यार इतना रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा हो कंपैरिजन में, उसी को ही आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो इस बेस पर बी हो जाएगा आपका। मैन डजेंट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज, साफ साफ लिखा होता है ये तो, कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट आत्मोन्नति की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको तो इंजॉय करना है, मूवीज देखनी है। इज नॉट इंटेलिज कैपेबल, फिर वही बात, ह्यूमन की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना इस पैसेज में कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये गलत है। हैज नो टाइम टू डू सो, प्रॉबेबल आंसर है कि समय नहीं है। इज डिट्रैक्टेड बाय मेटेरियलिज्म, मतलब डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली तो पैसेज में लिखा ही हुआ है ऐसे बारे में। ठीक है, मेटेरियलिज्म की बात तो नहीं है वैसे, पर 0.1% अगर हम कंसिडर कर सकते हैं। लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल, हाँ ये बात तो उसने साफ साफ कही थी कि उसको मनोरंजन प्रिय है और मानसिक रूप से वो खाली रहना चाहता है या खाली है। देखो यहाँ देखो, ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बट एंटरटेनमेंट विच वुड इनेबल हिम टू बी मेंटली आइडल। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं, उसको तो एंटरटेनमेंट चाहिए और मेंटली आइडल रहना चाहता है। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ इन तीनों में, बी सी और डी में, तो सी को तो आप एक बार के लिए एलिमिनेट कर ही सकते हो। बी और डी में बी प्रॉबेबल आंसर है, लेकिन डी डायरेक्ट रिलेट हो रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जो पैसेज में लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग डी हमें ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लगेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पैसेज को पढ़ें और करने का ट्राई करें। आई आप अपने क्वेश्चन किया होगा। क्या कह रहा है? द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच हैज बिगन इन इंडिया एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट अनदर फ्यू डिकेड्स इज अ ग्रेट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं। आप आराम से जीएस में पढ़ते हो इस चीज को कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, और अभी वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ठीक है, नॉर्मल बात है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेसिकली अ स्वेलिंग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब इसने डेमोग्राफिक डिविडेंड को थोड़ा सा परिभाषित कर दिया कि इसका मतलब है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी बेसिकली स्वेलिंग, मतलब है कि वो इसने वैसे लिखा है कि स्वेलिंग का मतलब है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, विच कन्वर्सली मीन्स दैट रिलेटिव रेशियो ऑफ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड विल फॉर अ वाइल बी ऑन द डेक्लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम्म, इसका विलोमते अर्थ है कि अति युवा और अति वृद्ध आयु का सापेक्ष अनुपात कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा। यानी कि युवा और जो वृद्ध का अनुपात है वो कम रहेगा, इसका मतलब यूथ पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा रहेगी आपकी। ठीक है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ आयरलैंड एंड चाइना वी नो दैट दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब चाइना और आइलैंड के एग्जांपल्स ने बता दिया कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये एनर्जी का सोर्स हो सकता है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड टेंड्स टू रेज अ नेशन सेविंग रेट, since in any nation it is the working एक population that is the main saver। यानी क्या कह रहा है कि जनसंख्या लाभांश से जो बचत दर है ना किसी देश की, वो बढ़ सकती है, क्योंकि बचत कौन करेगा? वर्किंग एज पॉपुलेशन करेगी, क्योंकि जो कमाएगा वर्किंग एज पॉपुलेशन अर्निंग करेगी, और अर्निंग करेगी तो उसी के अंदर सेविंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि बचत दर आपकी बढ़ेगी अगर कमाने वाले ज़्यादा हैं। एंड सिंस द सेविंग रेट इज ए इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ, आपको पता है कि इसने बता दिया कि सेविंग रेट जो है, बचत दर है, वो विकास का एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है।
दिस शुड हेल्प एलिवेट और ग्रोथ रेट, यानी कि सिंपल बात क्या कह रहा है कि इसने ऐसे बता दिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, सेविंग रेट बढ़ेगी तो हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है, ग्रोथ बढ़ेगी, सॉरी, ठीक है। हाउएवर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी वही बात आ गई है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डिपेंड किस पे करेगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन की क्वालिटी पे, यानी कि अब ये बात हमेशा जब भी आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हो तो हमेशा यही कहते हो कि हमें स्किल देनी है, हमें हायर एजुकेशन देनी है, तभी जाके डेमोग्राफिक डिविडेंड का असली लाभ होगा। एंड दिस इम्प्लाइज ब्रिंगिंग बैक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल, ह्यूमन कैपिटल। सिंपल सी बात क्या करी पूरे पैसेज में, डेमोग्राफिक डिविडेंड को परिभाषित करा, उसका इंपॉर्टेंस बताया, फिर ये बता दिया कि जब तक एजुकेशन और ये सब स्किल्स वगैरह नहीं होंगी तब तक आप फुल बेनिफिट नहीं ले सकते। फिर द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली हैपन, तो क्या कह रहा है, इनवेरिएबली हैपन इन अ कंट्री, यानी कि होगा ही होगा, ठीक है, अवश्य घटित होगा। व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बिगन टू ऑपरेट, समझना ये कह रहा है कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ आपके देश में तो अनिवार्यतः क्या होगा, यानी 100% कौन सी चीज ट्रू होगी, द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज, का ये 100% सही बात है कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा तो इलिटरेट पीपल डिक्रीज होंगे, ऐसा कोई पैसेज में बोला आपको या ऐसा होता है, जी नहीं, 100% कोई ट्रू बात नहीं। द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ व्हाइल, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि वेरी ओल्ड और वेरी यंग का जो रेशियो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो पैसेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पर उल्टा लिखा था, द रिलेटिव रेशियो ऑफ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड फॉर अ वाइल बी ऑन अ डेक्लाइन, लेकिन देखो यहाँ पर ये भी लिखा है विच कन्वर्सली मीन्स, यानी विलोमतः में लिखा हुआ था, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको केवल, ठीक है। तो वैसे भी आप जनरली देख लो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में रेशो कम होगा या बढ़ेगा, ठीक है। रेशो कम होने का मतलब क्या है, थोड़ी सी रीजनिंग मैथ्स बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो वेरी ओल्ड और वेरी यंग, मैंने इसको बोला ये एक रेशो है, इसका कम होने का क्या मतलब है, इसका कम होने का ये मतलब है कि जो अंश में लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है ये वैल्यू कम हो रही है और ये वैल्यू बढ़ रही है, यानी यंग बढ़ रहे हैं ओल्ड कम हो रहे हैं, यही बात है, जी हाँ यही बात है, ठीक है। वहां पैसेज में तो क्या है, कन्वर्सली उल्टा लिखा हुआ था, उन्होंने खुद ने लिखा था कि विलोमता है, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसलिए उन्होंने वहां पे उल्टा लिखा और यहाँ पर सीधा पूछ के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी। पर आप जनरली देख कर ही समझ सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है ही, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ही यही होता है, ठीक है, तो सेकंड तो सही है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विथ क्विकली स्टेबलाइज, ये जरूरी है क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज होगी, बल्कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी बढ़ती है, क्योंकि यंग एज पॉपुलेशन, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बढ़ती है। और दूसरी बात, अगर ये वैसे भी अगर है तो स्टेटमेंट पहली बात तो पैसेज में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। with reference to the passage which of the following inferences can be drawn, आगे हम inferences पे क्या पढ़ाया था मैंने, inferences मतलब कि जितने भी फैक्ट्स पैसेज में दिए हुए हैं उनसे आप किस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, वो होता है इन्फ्रेंसेस, ठीक है। कंक्लूजन नहीं तो मतलब एक क्या अनुमान आप बना सकते हो, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन असेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इस इकोनॉमिक ग्रोथ, असेंशियल, क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड असेंशियल है, इसके बिना इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकती, ऐसा कहीं टोन है पैसेज में, भाई पैसेज में ये जरूर लिखा हुआ है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन इज द ओनली इंजन, मैं आपको बताता जब भी क्वेश्चन हो चाहे वो अजम्पशन का हो या इन्फ्रेंसिस का हो, जब भी ऐसा स्टेटमेंट हो ना, ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो कि केवल एक ही चीज बात करे, तो उसको बिल्कुल ध्यान से देखो कि कहीं पे दिया हुआ है क्या पैसेज में, ठीक है। असम्पशन में तो जनरली ये गलत ही होता है 99.99% केस में, इन्फ्रेंसेस में और बाकी जगह ये सही हो सकता है, पर पैसेज में ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए, ऐसी एक्सट्रीम लैंग्वेज होनी भी चाहिए। ऐसे हम एग्जांपल देखेंगे आगे कि पैसेज में एक्सट्रीम लैंग्वेज कैसे आती है, यहाँ पे कहीं पे ऐसी एक्सट्रीम लैंग्वेज नहीं है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और डेमोग्राफिक डिविडेंड ही इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइवर है, तो असेंशियल वर्ड जहाँ पर आ गया तो उसके हिसाब से ही गलत, अगर ये असेंशियल नहीं होता और सिंपल लिखा होता कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन या फिर, तो हम उसको सही मानते हैं, असेंशियल में तो काम खराब हो गया। प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एन असेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर वही चीज, फिर से असेंशियल, और यहाँ पर वो हायर एजुकेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ रहा है। अगर एक बार के लिए हायर एजुकेशन को वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से जोड़ता तो फिर भी हम मानते कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेने के लिए, लेकिन ये केवल हायर एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, बीच में डेमोग्राफिक डिविडेंड डाल भी नहीं रहा, ठीक है। तो मुझे मान के चलो
कि इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हायर एजुकेशन जरूरी है ही है। पहली बात तो हायर एजुकेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड से लिंक नहीं करा स्टेटमेंट में। दूसरी बात, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इस तरह के फैक्ट्स भी इसमें नहीं दिए हुए कि क्या बोलते हैं, इसकी आपको ज़रूरत है ही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। तो वही है, थोड़ा सा हमें सोच के चलना पड़ता है ना, कि जैसे ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए तो जब तक 100% फैक्ट्स नहीं हो तब तक आपको गलत ही मानना है उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, करने का ट्राई करो। आई होप अपना क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to be a very good life of leisure। क्या कह रहा है कि एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, एक आर्थिक संगठन में, अगर हम मैनकाइंड को मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है उससे बेनिफिट होने की हम वो करते हैं, कि आर्थिक संगठन में अगर मशीन की उत्पादकता से लाभान्वित होने का अवसर मिले एक आदमी को, तो यह उसे फुर्सत के बहुत अच्छे जीवन की ओर लेके जाएगा। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि इधर तक इसने ये कहा कि अगर कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप मशीन यूज कर रहे हो, तो सिंपल है कि आदमी को कम काम करना पड़ेगा और उसको फुर्सत का समय मिलेगा, गुड लाइफ ऑफ लेजर मिलेगी उसको। ठीक है, एंड मच लेजर इज एप्ट टू बी टेडियस एक्सेप्ट टू दोज विच हैव इंटेलिजेंट एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर इसने पलट दिया। ठीक है, फुर्सत का टाइम तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा फुर्सत की अगर मैं बात करूँ, अगर आप ज़्यादा फ्री हो, तो अगर हम बौद्धिक गतिविधियों और रुचियाँ रखने वाले लोगों को छोड़ दें एक बार के लिए, जो कि इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट इंटरेस्ट रखते हैं, उन सबको अगर मैं छोड़ दूँ, तो उसके अलावा अगर कोई फालतू इंसान को, मतलब फालतू नहीं कहूँगा, मतलब कोई नॉर्मल इंसान को जिसके पास कम इंटेलिजेंसी है, सीरियसनेस कम है, उसको अगर मैं फ्री टाइम दूँ, ठीक है, तो क्या वो फ्री टाइम उसके लिए अच्छा है? जी नहीं, वो बेकार होता है। एक कहावत भी सुनी होगी आपने, खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, तो वही चीज़ ये कह रहा है कि अगर आप मशीन्स पे, मान लो आपने मशीन ले आए, तो भैया ह्यूमन को काम कम करना पड़ेगा। अब उसके पास शानदार जीवन है, फुर्सत का टाइम है। लेकिन अगर आप में दिमाग इतना नहीं है, हाई इंटेलेक्चुअल के पर्सन आप नहीं हो, तो उस फ्री टाइम को आप अच्छी चीज़ के लिए नहीं बल्कि खराब चीज़ के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, इफ़ अ लेजर पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी, और अगर इस लेजर पॉपुलेशन को आपको हैप्पी रखना है ना, खुश रखना है, इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन। तो क्या होनी चाहिए वो? एजुकेटेड होनी चाहिए। एंड मस्ट बी एजुकेटेड विद अ व्यू ऑफ एंजॉयमेंट, और सिर्फ एजुकेटेड नहीं बल्कि व्यू ऑफ एंजॉयमेंट एज वेल एज अ डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यानी उसको टेक्निकल नॉलेज का यूज लेना भी आना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो मशीन्स को सही तरीके से यूज करे। ठीक है, और यहाँ पर आनंद का मतलब स्पिरिचुअलिटी वाला आनंद है। ठीक है, कि शिक्षित होनी चाहिए और उसको आनंद लेना आना चाहिए लाइफ का, स्पिरिचुअलिटी वाला आनंद। आप बोलोगे नहीं वो वाला एंजॉयमेंट नहीं है ये। ठीक है, ये एंजॉयमेंट आनंद वो वाला है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पैसेज की टोन से पता पड़ रहा है आपको। ठीक है, लेकिन कुल मिला के इसने सिंपल बात बोली है कि मशीन्स आएंगी, आदमी के पास फुर्सत का टाइम होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही चीज़ है जो कि बौद्धिक गतिविधि रुचियाँ रखते हैं। अदर लोगों के लिए तो ये उबाऊ हो सकता है और मतलब थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो आपको अगर खुश रहना है मानव को, तो फुर्सत का टाइम तो चाहिए, पर साथ में आपको एडुकेटेड भी होना चाहिए और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइन टोन ऑफ द पैसेज। अब बोलेंगे सर आपने ये अंडरलाइन टोन के बारे में तो कभी बात ही नहीं करी। मुझे एक बात बताओ, अंतर्निहित स्वर जो है या अंडरलाइन टोन है, तो ऐसा हो ही सकता है, मैंने जान करके ये छोड़ा था, है ना, कि मैं आपको बाद में बता सकूं कि ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि जितने जो हमने टेल वर्ड्स हमने पढ़े हैं उसके अलावा भी कोई टेल वर्ड एग्जाम में आ जाए, तो आप उस टेल वर्ड का खुद से दिमाग लगा के भी तो मतलब समझ सकते हो। अब अंडरलाइन टोन का सिंपल मतलब यही है ना कि किस विचार पे आधारित है या क्या क्रक्स है, अंदर की क्या बात है, वही तो बात हो गई। तो यानी सिंपल देखना। ठीक है, only an educated population can make best use of the benefits of economic progress। देखो सर, ओनली वर्ड एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, आप थोड़ा पैसेज का टोन पकड़ना, क्या इसमें एजुकेशन को लेकर इतने फैक्ट्स हैं कि हम ओनली को सही कर सकते हैं। तो इसने पहले इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में मशीन की बात करी, मशीन से फिर आया कि लेज़र मिलेगा और उस लेज़र का वो बेस्ट यूज़ करना है तो एडुकेटेड पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है, इसने सर टेक्निकल नॉलेज एजुकेशन, यानी एजुकेशन पे जोर तो बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है, यानी इसको हम एक बार के लिए एलिमिनेट नहीं करते हैं और बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ लेजर। ऐसी कोई बात है
कि हमें फुर्सत का समय निकालने के लिए ही सारी एकेडमिक एक्टिविटी करनी है, ये तो सरासर गलत है। An increase in the educated population of a country leads to an increase in the happiness of its people। ठीक है, तो किसी देश में शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि खुशी में वृद्धि की ओर ले जाती है। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये पैसेज के टोन के हिसाब से बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इसने डायरेक्ट एजुकेशन को हैप्पीनेस से लिंक कर दिया। ठीक है, इट मस्ट बी एन एजुकेशन पॉपुलेशन लेजर पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी, यानी कि पहली बात तो इसने बीच में उसको नहीं डाला, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। ठीक है, फिर भी ये चीज़ जो है प्रोबेबल आंसर हो सकता है। ठीक है, सी वाला, क्योंकि एजुकेशन के बारे में और हैप्पीनेस को जोड़ते हुए है पैसेज के अंदर। यूज ऑफ मशीन्स शुड बी एनकरेज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लार्ज लेजर पॉपुलेशन। मशीन के ऊपर इतना जोर नहीं है कि मशीन का यूज को बढ़ावा दो आप। अब आपके पास ऑप्शन बचा ए और सी, दोनों एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं और एजुकेशन इस टॉपिक में दिया भी हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है वो लीड करेगी हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल। अब जो ऑप्शन नंबर सी है, अब इसको देखो और पैसेज को पढ़ो कि ये कह रहा है कि हैप्पीनेस को बढ़ाएगी। ठीक है, हैप्पीनेस जो यहाँ पर दी हुई है ना पैसेज के अंदर, ये वाली जो हैप्पीनेस है वो एजुकेशन को इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बेनिफिट यूज करना कैसे है उसके रिलेटेड है। ठीक है, और जो ये हैप्पीनेस का टोन निकल रहा है ये ऐसा नहीं निकल रहा, क्योंकि ये डायरेक्टली बात कर रहा है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन ही सॉरी एन इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लीड्स टू एन इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल। वैसे तो देखो ये ए और सी काफी क्लोज ऑप्शन है ना, काफी क्लोज है, और ए में ओनली भी दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम पैसेज को देखें तो पैसेज का जो मेन टोन है ना वो हमें यहीं पे मिल रहा है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बेस्ट यूज जो है वो हम सिर्फ एजुकेशन का यूज करके ही कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर फैक्ट्स दिए हुए हैं एजुकेशन को लेकर, सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और सी में अगर मोर करेक्ट पे हम जाएंगे तो वो हमें ए ही मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट पैसेज की टोन ए के अंदर है। ठीक है, सी में जो चीज़ है ना वो काफ़ी जनरल स्टेटमेंट हो गई जो हैप्पीनेस को लेकर एजुकेशन को जोड़ रही है, लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसेज का। तो यहीं पे आके देखो कुछ पैसेज मैं मानता हूँ कि अगर आप सी भी लगा रहे हो ना और क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में काफ़ी क्लोज है। ठीक है ना, और ए और सी का डिसीजन जो है वो यूपीएससी के आंसर की करती है, किसी कोचिंग की या जनरल जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो नहीं कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये वही है एक्सेप्ट 10-15% वाले क्वेश्चन जिसमें आपको देखो इसमें भी 50% चांस है क्वेश्चन सही होने का, है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है, बी और डी को एलिमिनेट करा और ए और सी में से जो उस समय आपको अच्छा लगा वो लगा दिया, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको सी सेट में जल्दी जल्दी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो छोटी मोटी अगर इस टाइप की गलती जिसमें आंसर की पे डिपेंड करेंगी चीज़ें वो हो भी जाती है तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करने का ट्राई करो, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा पैसेज दिखने में छोटा। ध्यान रखना यूपीएससी में जो पैसेज दिखने में 3-4 लाइन का होता है ना उसके अंदर सोचने वाला काफी अच्छा चीज होता है, क्योंकि दिखने में छोटे लगते हैं पर घाव ये गंभीर करते हैं। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। द सोशल ऑर्डर, जब भी छोटा पैसेज है तो आपको रुक रुक के ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उसमें अंदर की मतलब आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना है जब छोटा पैसेज होगा। ठीक है, द सोशल ऑर्डर इज a sacred right which is the basis of all other rights। क्या कह रहा है, सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार एक क्या है, सेक्रेड राइट है, पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों को आधार है। देखो कितना इसने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि सोशल ऑर्डर है, अब ये अपने आप में एक राइट है और ये जितने भी ऑल अदर राइट्स हैं उनका बेसिस है, यानी कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि जितने भी अदर राइट्स है ना वो सब सोशल ऑर्डर के राइट पर बेस्ड है। सोशल ऑर्डर मतलब हमारे आसपास जो हमने व्यवस्था बना रखी है समाज की, जितने भी हमें राइट्स मिले हुए हैं वो सब राइट्स इस पर बेस्ड है। देखिए साफ साफ स्टेटमेंट कह रहा है, नेवरदलेस दिस राइट डजेंट कम फ्रॉम नेचर। लेकिन ये अधिकार आपको प्रकृति से मिला है क्या? मुझे एक बात बताओ, सोशल ऑर्डर जो हमने बना रखा है ये प्रकृति ने तो नहीं बनाया, ये तो हमने खुद ने बनाया है। ठीक है, एंड मस्ट देयर फोर बी फाउंडेड ऑन कन्वेंशन, यानी जो मानव के कन्वेंशन है उन पर बेस्ड है। यानी सिर्फ इसने सिंपल बात बोली कि सोशल ऑर्डर है, ये एक राइट है जो कि ह्यूमन कन्वेंशन से बना है
और ये अदर सभी राइट्स का बेसिस है। एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पैसेज में दिए हुए हैं। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? कन्वेंशंस आर द सोर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब ध्यान से देखो आप, ठीक है, कन्वेंशन जो है वो सोर्स है राइट्स ऑफ मैन के। तो अब देखो, ये था सोशल ऑर्डर, ये कन्वेंशन पर बेस्ड है, और अन्य सभी जो राइट्स हैं वो सोशल ऑर्डर पर बेस्ड है। सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि राइट्स सोशल ऑर्डर पर बेस्ड है और सोशल ऑर्डर कन्वेंशन पर बेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी राइट्स हैं मैन के, उनका सोर्स कौन है? कन्वेंशन है। ये मैं निकाल सकता हूँ, जैसे हम वो करते थे ना, ऐसे ऑल मैन्स आर वो वाला। तो उस तरीके से ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे जनरल चीज़ों में हम ये नहीं कह सकते कन्वेंशन से सभी सोर्स है, लेकिन जो पैसेज में एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है। ठीक है, छोटे में ऐसा ही रहेगा, छोटा पैसेज रहेगा तो आपको उस पैसेज में जो चीज़ दी हुई है ना, ठीक है, उस चीज़ को आपको 100% ट्रू मानना पड़ेगा, है ना। राइट्स ऑफ अ मैन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर। ठीक है, ओनली यानी एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम कंडीशन पैसेज में दी हुई है। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन दिया है कि आप पहचान पाओ कि एक्सट्रीम कंडीशन पैसेज में कहाँ दी हुई होती है। देखो, ऐसे क्वेश्चन एक दो ही होंगे पैसेज में जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन ठीक होगी, पर आपको उस टोन को पहचानना होगा कि पैसेज में कम एक्सट्रीम टोन आती है। तो देख के पता पड़ रहा है सोशल ऑर्डर सेक्रेट राइट है जो अन्य सभी राइट्स का बेसिस है। तो सिंपल सी बात क्या है, कोई भी राइट आप तभी एक्सेस कर पाओगे तब सोशल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो पहली लाइन से ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम रिलेट करता है सीधा सीधा कि राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर। यानी ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि एक्सट्रीम टोन इस पैसेज की खुद की है। तो आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करने का ट्राई करो। आई होप अपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, करने का ट्राई किया होगा। टू एनकरेज रिसर्च इन वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी। सिंपल सी बात क्या है, रिसर्च को बढ़ावा देना है, ये एक काम है विश्वविद्यालय का। कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटीज हैव एनकरेज रिसर्च। सिंपल सी बात क्या है कि समकालीन विश्वविद्यालयों ने रिसर्च को बढ़ावा भी दिया है। नॉट ओनली इन दोज केसेस वेयर रिसर्च इज नेसेसरी बट ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटायरली अनप्रॉफिटेबल सब्जेक्ट एज वेल। ये कह रहा है कि कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च को बढ़ावा दिया है सिर्फ उन केसेस में नहीं जहाँ पर रिसर्च नेसेसरी था, बल्कि हर टाइप के सब्जेक्ट्स पे, चाहे वो अनप्रॉफिटेबल ही क्यों ना हो। ये कह रहा है कि हर टाइप के सब्जेक्ट पे रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है, चाहे वो अभी हमें अनप्रॉफिटेबल क्यों ना लगे। साइंटिफिक रिसर्च इज प्रोबेबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस। यानी क्या कह रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च ना, ये कह रहा है कि प्रोबेबली कभी भी वैल्यूलेस नहीं होती है। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः कभी भी पूरी तरीके से मूल्यहीन नहीं होता। ठीक है, कि आपको लगता है कि कोई चीज़ जो है अनप्रॉफिटेबल है, ठीक है, उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज़ ने उस पर रिसर्च किया है। क्यों किया है? क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च जो है ना, वो कभी भी पूरी तरीके से वैल्यूलेस तो नहीं होता, कोई ना कोई वैल्यू तो उसकी होती ही है। However silly and insignificant, however silly and insignificant it may seem, यानी आपको कितना भी बकवास लगे, कितना भी सिली लगे, इनसिग्निफिकेंट लगे कि यार ये फालतू रिसर्च क्यों कर रहे हैं। However mechanical and unintelligent the labors of the researchers, और कितने भी अनइंटेलिजेंट और मैकेनिकल हूँ आपके लेबर ऑफ द रिसर्चर्स, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट रिजल्ट मे बी ऑफ अ वैल्यू टू द इन्वेस्टिगेटर of talent. You can use the facts of collected by him by uninspired but industrious research as the basis of some fruitful generalization. ये क्या कह रहा है? सिंपल सी बात कह रहा है, चाहे कितनी भी बकवास हो, कितने भी अनुसंधान करता कोई भी हो, लेकिन हमें कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि साइंटिफिक रिसर्च से ऐसा रिजल्ट मिल जाए जो कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए, जो टैलेंटेड ऑफ इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए वो यूजफुल हो। यानी सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च के पक्ष में बोल रहा है ये ऑथर कि आपको कितना भी कुछ भी लगे, ठीक है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबिलिटी है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो यूजफुल हो। ब्रॉडली बात यही कह रहा है। ठीक है, बट वेयर रिसर्च इज नॉट ओरिजिनल बट consist in the mere rearrangement of existing material, where its object is not scientific but literary or historical, then there is a risk of the whole business becoming merely futile. यानी कि इसने लास्ट में एक चीज कह दी कि अगर आप ढंग से रिसर्च जो है, आपको कैसा भी लगे, टॉपिक कैसा भी हो, उसका हमेशा यूज हो सकता है और उसका रिजल्ट जो है वो यूजफुल
हो सकता है हमेशा करने वाले के लिए। लेकिन अगर लास्ट में इसने क्या बोला, रिसर्च जो है ओरिजिनल नहीं है, यानी कि कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे आप, बस केवल जो वर्तमान मटेरियल है उसको ही रीअरेंज कर रहे हो, या फिर कोई हिस्टोरिकल चीज़ को, साइंटिफिक को नहीं बल्कि साहित्य के ऐतिहासिक रूप से आप उसका, आपका वो है उद्देश्य कि यार इस हिस्ट्री को मैं प्रूव कर दूं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका पूरा बिजनेस जो है वो निरर्थक बन के रह जाए, यानी कि सिर्फ इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि, मतलब सिर्फ तो नहीं, मतलब इसने एक जनरल बात बोली है कि ऐसा ऐसा अगर आपका टारगेट है तो हो सकता है कि आपका बकवास हो, बाकी तो रिसर्च जो है वो यूजफुल होता है, ठीक है। अब देखना कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। द ऑथर्स अजम्पशन अबाउट साइंटिफिक रिसर्च, अजम्पशन, ठीक है। अब ऑथर की क्या अजम्पशन है साइंटिफिक रिसर्च को लेकर, इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। ये कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता, क्या ऐसी बात बोली है इसने कि इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल, कि बहुत मूल्यवान तो कभी होता ही नहीं है, ऐसी बात तो बिल्कुल बोली नहीं है। तो बल्कि साइंटिफिक रिसर्च के पक्ष में बोल रहा है कि कुछ भी हो वैल्यूएबल वो हो सकता है, ठीक है। इट इज सम टाइम वेरी वैल्यूएबल, हाँ ये चीज़ हम मान सकते हैं एक बार के लिए कि कभी कभार ये बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी पूरे पैसेज का अजम्पशन तो इस पर बेस्ड नहीं है, पर आगे देखते हैं हम इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो। इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, हाँ ये चीज देखो कि ये कभी भी कोई वैल्यू, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा था कि साइंटिफिक रिसर्च कितना भी बकवास हो कुछ भी हो पर इज प्रोबेबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस, यानी कभी भी कंप्लीटली वैल्यूलेस तो नहीं होगा, ठीक है। और ये इसने अजम्पशन हम बना सकते हैं, ये वाली चीज काफी प्रोबेबल है। इट इज ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, ठीक है, ये हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है, ठीक है। तो वेरी वैल्यूएबल हमेशा होता है ये बात नहीं कह रहा है, ये तो कह रहा है कि बिना वैल्यू के नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये और ये तो कट गया। अब बी और सी में ज़्यादा ब्रॉड ऑप्शन ऑफ कोर्स सी है, क्योंकि बी में तो ये कह रहा है कि कभी कभार ये बहुत वैल्यूएबल होता है, तो हाँ इसने ये बात बोली थी। लेकिन जो मेन फोकस है, जो मेन अजम्पशन है वो यही है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है ना वो कभी भी यूजलेस नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये कभी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। और ये बात साफ साफ यहाँ लिखी भी है उसमें, साइंटिफिक रिसर्च इज प्रोबेबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस, ठीक है। कंप्लीटली वैल्यूलेस हो ये नहीं है, ठीक है। और अजम्पशन तो इसने करी ही है यहाँ पर, ठीक है, प्रोबेबली वर्ड भी यूज करा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, देखो इसमें क्या है, इसने सेम सेम से ऑप्शन बनाए हैं दिखने में, मतलब लैंग्वेज वर्ड चेंज किए हैं जिससे कि आपको लैंग्वेज पे कितनी कमांड है वो ये चेक करना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ अ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, यानी किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा था ये, ठीक है। क्या कह रहा था ये, नॉट मेनी रिसर्चर कैन बी वैल्यू ऑफ एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत से रिजल्ट जो हैं वो वैल्यू के नहीं होंगे। सर ये चीज़ थोड़ी कह रहा था, ये कह रहा था कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर जो होगा तो उसके लिए कोई भी रिजल्ट जो है वैल्यूएबल हो सकता है, ये कहा था उसने। ए रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल, ये भी नहीं बोला उसने कि ऑलवेज वैल्यूएबल होगा एक इंटेलिजेंट के लिए, मतलब हो सकता है ये कहा था उसने। एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ ए वैल्यू टू वन, यही तो बात उसने एग्जैक्टली बोली थी कि किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है, यानी कि वो कितना भी यूजलेस हो कुछ भी हो, साफ साफ लिखा था कि देर इज ऑलवेज अ चांस, चांस है, चांस जरूरी नहीं है हर बार होए, रिजल्ट मे बी ऑफ ए वैल्यू टू द इन्वेस्टिगेटर ऑफ टैलेंट, यानी कि चांस है, एनी रिजल्ट रिजल्ट कैन बी वैल्यूएबल, रिसर्च मस्ट बी ऑलवेज, वही चीज गलत, आंसर कौन सा होगा, सी, साफ दिख रहा है इसके अंदर। बस केवल क्या है, पैसेज की जिस चीज के बारे में ऑथर ने लिखा वही चीज पकड़ना आपको आनी चाहिए लैंग्वेज में, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना होगा इनको, क्योंकि गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A study conducted on the impacts of climate change over the Kaveri basin of Tamil Nadu using regional climate models showed an increasing trend for maximum and minimum temperature and a decrease in the number of rainy days, यानी क्या कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के बारे में है कि कावेरी बेसिन पे जो भी स्टडी की गई है ना क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की, वो क्या बता रही है, यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल करते हुए जो स्टडी की गई है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर है उनमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है और मिनिमम टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस बन रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बन रहे हैं,
एंड अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेनी डेज, और जो रेनी डेज है, वर्षा के दिन है, उनमें भी कमी आ रही है। These climatic shifts will have an impact on the hydrological cycle in the region, यानी कि मेन मुद्दा क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे इफेक्ट करेगा ये चीज। लीड टू मोर रन ऑफ, रन ऑफ बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि कम दिन में बारिश हो रही है, अधिक टेम्प जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। एंड लेस रिचार्ज, और रिचार्ज क्या हो पाएगा, पानी की जो चीजें हैं उनका रिचार्ज कम हो पाएगा, यानी फोकस पानी के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज का वाटर पे इम्पैक्ट। एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। फर्दर दिस हैज बीन एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स इन द स्टेट, ड्रॉट पड़ेंगे। This has driven farmers to increase dependency on groundwater resources to secure their crops। और इससे होगा क्या, फार्मर्स को ग्राउंड वाटर के ऊपर जो है डिपेंडेंट होना पड़ेगा। यानी पूरा जो मुद्दा है वो है क्लाइमेट चेंज से वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे इफेक्ट या वाटर मैनेजमेंट पे इफेक्ट। ठीक है, यही उसने पूछा है। रिफ्लेक्ट द क्रक्स, क्रक्स मैंने बताया ही था। यानी पूरे टॉपिक से क्या समझने को मिला, तो क्रक्स क्या निकला, क्लाइमेट चेंज से पानी। देखते हैं कहाँ पर है ये। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऐसी कोई बात ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है। हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम, भी कोई लेने देना नहीं है इसमें, सॉल्यूशन तो बताया ही नहीं है ना। Climate change increase the criticality of water resources while simultaneously threatening it। हाँ, यही तो कह रहा है कि क्रिटिकलिटी बढ़ेगी वाटर रिसोर्स की और उनका उन पे खतरा बढ़ेगा, तो ये एक बिल्कुल प्रोबेबल आंसर है। क्लाइमेट चेंज कॉज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्की कॉपिंग स्ट्रेटजी। लास्ट लाइन में ऐसा लिखा तो है, लेकिन स्पेसिफिकली टॉपिक इसमें मेंशन नहीं है, तो सी और डी में देखेंगे तो बिल्कुल सी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इस टाइप के पैसेज भी आते हैं कई बार। देखो, फिग ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड इन इंडिया, ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड आर कॉमन इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन लैंडस्केप वेयर अदर लार्ज ट्रीज आर एब्सेंट। क्या कह रहे हैं, अंजीर का जो वृक्ष है ना, वो भारत, पूर्व एशिया और अफ्रीका में पवित्र माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है, उसके लोग पूजा करते हैं। ठीक है, और जो ये वृक्ष है ना अंजीर का, ये कृषि और शहरी क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं जहाँ अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते। क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर और अर्बन लैंडस्केप में जहाँ पर और बड़े वृक्ष नहीं होते ना, वहाँ पे अंजीर के वृक्ष आपको मिल जाते हैं। ठीक है। इन नेचुरल फॉरेस्ट्स फिग ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी ये अब फिग ट्री की पॉजिटिव बातें बता रहा है कि नेचुरल फॉरेस्ट में तो फिग ट्री जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए फूड प्रोवाइड कराता है। when other resources are scarce and support scarce and support a high density and diversity of फर्गीवोर्स फ्रूट ईटिंग एनिमल्स। यानी क्या कह रहा है, प्राकृतिक वनों के अंदर जब अन्य संसाधन कम होंगे ना, तो अंजीर के वृक्ष वन्य प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं और विविध प्रकार के फल भक्षियों की घनी आबादी को सहारा देते हैं। यानी सिंपल है कि एक इकोसिस्टम में उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो बता रहा है। If frugivorous birds and bats continue to visit fig trees located in sites with high human disturbance, sacred fig trees may promote frugivorous abundance। क्या कह रहा है कि अगर फल बख्शी पक्षी जो है और चमगादड़ अत्यधिक मानव हस्तक्षेप वाले स्थान पर लगे अंजीर के वृक्षों पर निरंतर रूप से जाएंगे ना, तो पवित्र अंजीर वृक्ष प्रचुर संख्या में फल पक्षियों को बढ़ावा देंगे। यहाँ पर भी वही है कि इकोसिस्टम में उसका रोल बता रहा है। इवन ये भी बता रहा है कि हाई ह्यूमन डिस्टर्बेंस होगा तब भी जो है वो बढ़ावा देंगे। अंडर फेवरेबल माइक्रोक्लाइमेट प्लेंटी ऑफ सीडिंग ऑफ अदर ट्रीज स्पीसीज विल ग्रो अराउंड फिग ट्रीज, और फिग ट्रीज के आसपास अदर ट्रीज की सीडलिंग भी होगी। यानी कितना इंपॉर्टेंस इसने फिग ट्री का बता दिया कि एक तो फल पक्षी पक्षियों के लिए बता दिया। ठीक है, ये उग भी जाएंगे एग्रीकल्चर अर्बन लैंडस्केप में, यानी कि कुल मिला के टोटली इकोसिस्टम पे कितना बड़ा रोल है वो बता रहा है। On the basis of the passage given below, following assumptions have been made। assumption बनानी है आपको, जो conditions दी हुई हैं। Fig trees can often be keystone species in a natural forest। अब ये keystone species के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब आपने जीएस में एनवायरनमेंट में पढ़ा था। ठीक है, keystone species क्या होती है कि जिसकी संख्या भले कम हो लेकिन इकोसिस्टम में उसका रोल बहुत ज़्यादा हो, तो वही चीज़ इकोसिस्टम में रोल बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो नेचुरल फॉरेस्ट में हम इसको कीस्टोन स्पीसीज मान सकते हैं। ठीक है, और कैन ऑफन भी काफी सॉफ्ट टोन में लिखा है, तो इस चीज को एक बार के लिए हम करेक्ट मान सकते हैं, मतलब रॉन्ग तो नहीं मानेंगे। एक बार आगे बढ़ते हैं। फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीसीज कैन नॉट ग्रो। वुडी स्पीसीज की बात हुई थी क्या कहीं पे, कि वुडी स्पीसीज जहाँ ग्रो नहीं कर सकते वहां भी फिग ट्री ग्रो कर सकते हैं। ये जरूर बात हुई थी कि एग्रीकल्चर और अर्बन लैंडस्केप में जहाँ
अन्य बड़े पौधे नहीं एब्सेंट होते हैं, वहां पर भी ये होते हैं। लेकिन यहाँ तो बात है एग्रीकल्चर और अर्बन लैंडस्केप की। यहाँ पर ये पूरा ब्रॉड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फिग ट्रीज हर उस जगह पे उग सकते हैं जहाँ पर वुडी स्पीसीज नहीं हो। पहली बात तो वुडी स्पीसीज मेंशन नहीं है। दूसरी बात, इसने अगर लिखा होता अर्बन और एग्रीकल्चर तो एक बार मान भी लेते, पर इसने तो हर जगह की बात कह दी। तो अर्बन और एग्रीकल्चर के अलावा भी तो स्पीसीज हो सकते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत ही हो गया। Sacred trees can have a role in biodiversity conservation, तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह ही रहा है पूरा पैसेज। Fig trees have a role in the seed dispersal of other tree species, लास्ट लाइन में लिखा ही हुआ था। ठीक है, तीन चार तो पक्का सही है, दो गलत है। देखो, दो गलत दो गलत, तीन चार पक्का सही है, यानी ऑप्शन डी और ऑप्शन डी में वन को सही माना हुआ है, और वन हमारा वैसे भी एक प्रोबेबल सही स्टेटमेंट था ही। तो आपका आंसर हो गया डी। तो इस तरीके से भी आपको बनाना होता है कई बार एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो हमेशा क्या है, सबसे गलत देखो उसको हटा दो, फिर देखो मोर करेक्ट, ठीक है, और उसको आराम से आंसर को बैठा दो, आराम से हो जाएगा पैसेज। मतलब इतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कुछ पैसेज में ही कंफ्यूजन होता है, बाकी सब में नहीं होता। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे अगले 3 लेक्चर्स में भी, और जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी आप उसको प्लीज़ लीजिएगा। और इसके अलावा भी पूरी प्रैक्टिस आप पैसेज की करेंगे। रीडिंग स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी, देखो रीडिंग स्पीड में क्लासेस में नहीं बढ़ा सकता ना, ठीक है, वो आपको खुद को ही बढ़ानी पड़ेगी प्रैक्टिस करके, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिए।